के कह सकता हूं जयपुर में इसका ऑफिस है अपना भारतीय शिक्षा बोर्ड का, जिसको मैं देख रहा हूं। जो सवाल अभी चेयरमैन साहब से भी आप पूछ सकते हैं, बाद में मुझसे भी पूछ सकते हैं, पर यह सोचे जरूर इस राष्ट्र के निर्माण में आप भागीदारी निभाएं। आप हमसे नहीं जुड़ना चाहते मत जुड़ो, पर कम से कम हमारी किताब को एक बार देखो, उसको लगाओ। आप हमारी किताब नहीं लगाना चाहते मत लगाओ, पर कम से कम जो अच्छी चीज हम देना चाह रहे हैं बच्चों को वो तो दो, ताकि राष्ट्र धर्म की पालना हो सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सहनो यशः सहनो ब्रह्मवर्चसम्। मैं सर्वप्रथम बहनी भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा को नमन करता हूं, जो दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति है और अद्यतन भी श्रेष्ठ रूप से प्रवहमान है। भारत के उस विराट गुरु परंपरा को, ऋषि परंपरा को, संन्यास परंपरा को भी हृदय के अभ्यंतर से नमन करता हूं। अभी प्रोफेसर से कम लग रहे थे अनिल शर्मा, आपको ऐसा लग रहा था कि शिक्षा में एमएड ही नहीं बल्कि पीएचडी किए हुए हैं एजुकेशनल फील्ड में। तो उनके भी नेतृत्व क्षमता को और उनके शिक्षा संबंधी ज्ञान को नमन करता हूं। मंचस्थ अन्य अतिथियों को, और सबसे अधिक जो रविवार का दिन होते हुए, वर्षा ऋतु होते हुए, श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन के इस महान पर्व का दूसरा दिन होते हुए आप लोग इस शिक्षा संगोष्ठी के महायज्ञ में उपस्थित हुए हैं। आप सभी माँ शारदा के अनन्य उपासकों को भी हृदय के अभ्यंतर से बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अभी अनिल शर्मा जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया, और हमारी बहन नीता जी ने भारतीय शिक्षा बोर्ड की कुछ पुस्तकों के विषय में एक मीमांसा करते हुए उसके कतिपय बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया। मैं उनका भी कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने बहुत ही गंभीरता से पुस्तकों का अध्ययन किया, और इसके लिए पीयूष जैन जी ने उन्हें प्रेरित किया। उनका भी मैं बार बार साधुवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो लोग भारतीय शिक्षा बोर्ड से प्रथम चरण में ही जुड़ चुके, ऐसे हमारे कुलदीप माथुर जी भी हैं, और नीचे भी हमारे कई साथी बैठे हैं जो अभी अपनी वक्तृता कर रहे थे। उन सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। देखिए, भारतीय शिक्षा बोर्ड, जब भी किसी बोर्ड का नाम आता है तो आप सभी शिक्षाविद हैं, आपके मस्तिष्क में कुछ प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि जब पूर्व में ही इतने बोर्ड हैं तो एक बोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा एक प्रश्न आता है कि इस बोर्ड की वैधानिकता क्या है, लीगैलिटी ऑफ द बोर्ड। और सबसे महत्वपूर्ण आता है कि ये बोर्ड की विशिष्टता क्या है, इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, और क्या उसकी अवधारणा राष्ट्र के निर्माण के लिए, विद्यार्थियों के मानस शिल्पन के लिए, आर्किटेक्चर ऑफ द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, उनकी जो मेटामॉर्फोसिस ऑफ द कॉन्शसनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की जो एक संचेतना है, उसकी संरचना में क्या इस बोर्ड का मिशन, अवधारणा उपयोगी होगी क्या, और क्या 21वीं सदी के जीवन कौशल के अनुरूप होगी कि नहीं होगी। क्योंकि मित्रों, किसी भी युग में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में शिक्षा का क्या उद्देश्य है, उसके विषय में अनेक
जार्गन्स में अनेक बड़े बड़े शब्दों में व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर शिक्षा का उद्देश्य आप सभी समझते हैं कि यही होता है कि जिस कालखंड में हम उस विद्यार्थी का मानस गढ़ रहे हैं, वह उस कालखंड के अनुरूप जीवन जीने के लिए, समाज को गति देने के लिए, समाज में एक व्यवस्थित ढंग से संचालन में एक उत्पादक सहयोगी भूमिका के रूप में क्या यह एक नागरिक के रूप में बच्चा हो पाएगा क्या, एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न होता है। एनईपी में भी देखेंगे तो 21st सेंचुरी स्किल की बात होती है, जीवन कौशल 21वीं सदी के अनुरूप। अब अगर जीवन कौशल की बात करते हैं, हमारे आपके सबके बच्चे हैं, किसी के बच्चे पढ़ लिए होंगे, किसी के बच्चे अभी प्रक्रिया में होंगे। जीवन कौशल का जो प्रश्न आता है तो 3 मूलभूत प्रश्न खड़े होते हैं: ज्ञान, दक्षता, उसका मूल्यबोध और स्वभाव, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस, जिसको एक शब्द में हम कह सकते हैं दृष्टि, कि बच्चे की जीवन दृष्टि क्या होगी। और दूसरा है कि अगर दृष्टि कैसी भी है, जो भी दृष्टि हम गढ़ रहे हैं, उसके अनुरूप जीवन जीने के लिए युग के अनुरूप दक्षता भी बच्चे के अंदर होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। और कॉम्पिटेंसी तभी आएगी जब तद समय के सभी ज्ञान का समावेश उसके नॉलेज डोमेन में होगा। मैं अगर 21वीं सदी से उदाहरण दे के कहूँ, अगर अब आज दुनिया को देखो और आप खुद चाहोगे कि आपका बच्चा कैसा हो, राष्ट्र कैसा हो, क्योंकि जो वैयक्तिक लोगों का जो मानस होता है उसी का समूह राष्ट्र का भी की संचेतना होती है, कलेक्टिव कॉन्शसनेस जिसको कहते हैं। किसी भी राष्ट्र का संचालन, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र का अस्तित्व, राष्ट्र का विकास उस राष्ट्र के प्रत्येक इकाइयों के मध्य स्थित सामूहिक चेतना के संवहन और संचरण का परिणाम होता है। तो जो कलेक्टिव कॉन्शसनेस है वो कैसे बनेगी, और कलेक्टिव कॉन्शसनेस आज 2025 में जो बच्चे को गढ़ रहे हैं वो 2040-35 से लेकर के आगे के कम से कम 50 वर्षों तक राष्ट्र की और विश्व की दिशा तय करने वाला है बच्चा हो, और उसके माध्यम से स्वाभाविक रूप से अपना जीवन तो जिएगा ही। कैसे कौशल होने चाहिए और क्या समस्याएं हैं वर्तमान। तो आप अगर वर्तमान उदाहरण अखबारों को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया को आंखें तरेर रहा है। टैरिफ वॉर, कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे, हमारी बात नहीं मानोगे तो टैरिफ बढ़ा देंगे। और सारी ही जो इकॉनमी है पूरी दुनिया की, वो डॉलर के ही सापेक्ष मजबूत या कमजोर हो रही। ये विगत लगभग 100 वर्षों से अधिक की स्थिति हो चुकी है, मुख्यतः सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब डॉलर ने पूरी दुनिया में सोने की जो भूमिका होती थी, स्वर्ण की संतुलन की, करेंसीज के बीच में संतुलन की, लगभग 120 वर्षों से डॉलर ने उसको ले लिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसने टेक्नोलॉजी 20वीं सदी के प्रारंभ में ही ये समझ लिया कि पूरी दुनिया में अगर हमें अमेरिका को अमेरिका फर्स्ट करना है तो आगे आने वाले युग में किस प्रकार की नॉलेज और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, किस तरह की इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, वो उन्होंने तय कर ली। और तेजी के साथ फ्री मार्केट इकोनॉमी में नए नए ज्ञान सृजन के साथ
नई नई संभावनाओं को अपने में समेटने के सामर्थ्य के साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीभूत स्थिति अपनी उत्पन्न कर। उसके समानांतर कुछ और देश आए, रूस आया, जापान आया, जर्मनी आया, लेकिन वो निरंतर अभी तक इसलिए संपोषकी है, सस्टेनेबल है सुप्रीमेसी में, क्योंकि वो नॉलेज क्रिएटर है, वो कंज्यूमर नहीं है नॉलेज का। और इतिहास वही बना सकता है जो आविष्कारक होता है। पिछलग्गुओं का इतिहास नहीं होता, अनुसरण करने वालों का इतिहास नहीं होता। और जो नेतृत्व वही कर सकता है जो इनोवेटर हो। ओनली इनोवेटर कैन बी ए लीडर। लीडर का मतलब मैं कोई राजनीतिक क्षेत्र के ही चुनाव लड़ने वाले नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। लीडरशिप इन ईच डोमेन ऑफ लाइफ। आप साहित्य के क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं, आप दर्शन के क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं, आप कला के क्षेत्र में कर रहे हैं, आप खेल के क्षेत्र में कर रहे हैं, आप विज्ञान के क्षेत्र में कर रहे हैं, आप गणित के क्षेत्र में कर रहे हैं, आप स्पेस टेक्नोलॉजी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कर रहे हैं, आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन के क्षेत्र में लीडरशिप कर रहे हैं। और आज नॉलेज इकॉनमी है। जिसके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है वही दुनिया में डोमिनेंट नेशन है, वही राष्ट्र मजबूत है। तो जीवन कौशल के लिए पहली आवश्यकता है भारत के बच्चों के लिए, और सारे हम सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि बच्चों के मन में, उनके मानस में कैसे हम नॉलेज क्रिएटर, ज्ञान सर्जक होने की चेतना को पिरो दें। उनकी जो एल्गोरिदम है, बायोलॉजिकल जो एल्गोरिदम है न्यूरॉन्स का, उसमें कैसे हम प्रारंभ से ये मनोबल उनके अंदर डाल दें, ये दृष्टि डाल दें कि हमें नॉलेज क्रिएटर होना है, हमें उपभोक्ता नहीं होना है, किसी दूसरे टेक्नोलॉजी का इंपोर्टर नहीं होना है, आयातक नहीं होना है, हमें पूरी दुनिया में निर्यातक होना है। और ऐसा निर्यातक होना है जो पूरी दुनिया उसको मानने के लिए, मांगने के लिए, सप्लाई चेन में इकोनॉमी के जीवन कौशल के लिए आवश्यक समझे। जैसे एक आज के उदाहरण से दे रहा हूं, ये मत समझिएगा कि मैं किसी देश की तारीफ कर रहा हूं, जगाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। अमेरिका जब चाइना से कहता है कि आप पर 150% टैरिफ लगाएंगे, चाइना ने कहा ठीक है, आप टैरिफ लगाओ 150% हमारे प्रोडक्ट पर, लेकिन हम तुम्हें रेयर अर्थ मिनरल का एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं। अब रेयर अर्थ मिनरल के एक्सपोर्ट के धमकी देते ही वो 150 से 30% अमेरिका आ गया टैरिफ में चाइना के लिए। क्यों? क्योंकि चाइना ने एक नॉलेज क्रिएट किया है, अपना पूल ऑफ टेक्नोलॉजी बना लिया है। किसका बना लिया है? जो आज 21वीं सदी में पूरी दुनिया को जरूरत है। किसकी जरूरत है? सबसे बड़ी जरूरत हो रही है एनर्जी क्राइसिस। जो फॉसिल फ्यूल हैं, कोयले पर आधारित जो हमारी एनर्जी का सिस्टम पूरी दुनिया में है, कोयला तेजी से घट रहा है और आने वाले 50 वर्षों में एस्टिमेशन है कि कोयले की स्थिति बचेगी ही नहीं। तो जो कोल बेस्ड एनर्जी है उसकी कोई संभावना अब प्रगति के लिए ऊर्जा के रूप में नहीं होगी। भारत अभी 92% कोयले पर आधारित ऊर्जा का प्रयोग करता है। आप सोचो कितना बड़ा खतरा 21वीं सदी में मंडरा रहा है। अगर हम इस एनर्जी को वैकल्पिक माध्यमों की ओर नहीं बढ़ते हैं, अगर हम इस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, परंपरागत जो अवधारणा है, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं, उसके लिए कोई नया ज्ञान सृजन नहीं करते हैं, तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। हम किसी से आंख मिलाने की स्थिति में नहीं होंगे किसी देश से, चाहे कितना भी नारा लगाते रहें। चाइना ने क्या किया? अपने यहां खदानों में
विगत 40 वर्षों के दौरान उन्होंने लिथियम खोजा, कोबाल्ट खोजा, जिंक खोजा, पैलेडियम खोजा, यूरेनियम खोजा, थोरियम खोजा, टैलियम खोजा, इडियम खोजा, और उसके आधार पर उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी से फोटोवोल्टेइक सेल, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम बेस्ड पर पूरी दुनिया अटकी हुई है, लेकिन चाइना थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर पर रिसर्च करके अगले 2 वर्षों के अंदर उसको न्यूक्लियर एनर्जी को ऑपरेट करने जा रहा है, ऑपरेशनलाइज करने जा रहा है। और अमेरिका को भी लिथियम, पैलेडियम, यूरेनियम अगर चाहिए तो उसको भी चाइना और रसा पर ही निर्भर होना पड़ रहा है। कि जिस भारत को धमका रहा है कि रूस से क्रूड ऑयल लोगे तो हम आप पर टैरिफ 50% कर रहे हैं, और अभी और देखते हैं क्या क्या होता है बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? जबकि उसी रूस से यूरेनियम अमेरिका अभी भी ले रहा है। उसी रूस से अमेरिका अभी भी पैलेडियम ले रहा है और हमें धमकी दे रहा है कि आप रूस से क्यों ले रहे हो, यूक्रेन युद्ध करा रहे हो। कारण कि हमने अभी तक कोई ऐसा नॉलेज सिस्टम क्रिएट नहीं किया कि जिसके आधार पर हम अमेरिका, चाइना और रसा को आंख बुरेर के कह सकें कि जब तुम हमारे पर टैरिफ लगाओगे तो हम ये टेक्नोलॉजी और ये वस्तुएं और मिनरल्स, प्रोसेस्ड मिनरल्स तुम्हें देना बंद कर देंगे। हमारे पास धमकी का सिर्फ एक चीज रह गया है, आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स। कि आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल, जिसको टेस्ला के व्यक्ति ने ट्रंप से कहा कि नहीं, आप भारत की वीजा को मत करिए कड़ा, क्योंकि हमारी आईटी कंपनियां बंद हो जाएंगी। लेकिन उसने क्या किया? आजकल एक नया टर्मिनोलॉजी अगर आप गूगल करके देखिएगा तो आती है टेक्नो कैपिटलिज्म, टेक्नो इंटरनेशनलिज्म और ब्रोलोगैर्की। एक शब्द आता है ब्रोलोगैर्की। ब्रोलोगैर्की का मतलब है एक ऐसा छोटा सा समूह जो दुनिया में टेक्नोलॉजी में टॉप पर पहुंच जाए और वो छोटा सा समूह पूरी दुनिया पर राज करने लगे। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड आईटी कंपनियां हैं, जो दुनिया में सिर्फ 4-5 हैं, वो सारे के सारे लोगों के साथ गलबहियां कर रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति। और वहां की जो सामान्य परंपरागत आईटी कंपनीज हैं वो भी धीरे धीरे बंद होने की स्थिति में आ जाएंगी अगले 15 साल में। फिर हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स जेई के माध्यम से जाकर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में नौकर बनने की जो प्रवृत्ति है, मैं इसी भी बिंदु को लाना चाह रहा था, जो नौकर बनने की प्रवृत्ति है और पैकेज पाने की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से भी अमेरिका की ये नीति वंचित कर देगी। इन्हें वापस आकर के उसी तरह धक्के खाने पड़ सकते हैं जैसे अभी सामान्य इंजीनियरिंग के बीटेक किए हुए नोएडा, गुड़गांव और बेंगलोर में जाकर के 15,000, 18,000, 12,000 के नौकरी करने के लिए कॉल सेंटर पर मजबूर हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या करने वाला है कि आपको बच्चों के मानस में, जो अनिल जी ने कहा उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, कि नेतृत्व हो और नौकरी परखता ना हो। इस दृष्टि को देने के लिए मैं ये कुछ आपको आधुनिक चीजों से जोड़ रहा था कि अगर आपके अंदर, बच्चों के अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं हुई तो हम नौकरी करते रहेंगे बस। और नौकरी, जब मालिक के पास नौकरी होगी तो नौकरी देगा, मालिक के पास नौकरी नहीं होगी, उसके पास और टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगी तो नौकरी से बाहर कर देगा, ले ऑफ कर देगा। हमारे पास ना उद्यमिता है, ना हमारे पास ज्ञान सृजन करने का कॉन्फिडेंस हो रहा है। ये किसी एक सरकार, किसी एक पार्टी का काम नहीं है। ये सरकारें इकोसिस्टम दे सकती हैं,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम जो कर सकता है वो समाज और शिक्षा व्यवस्था ही कर सकती है कि वो जेई करें, आईटी में जाएं, बड़े बड़े संस्थानों में मैनेजमेंट में जाएं, बड़े बड़े संस्थानों में लॉ में जाएं, लेकिन वहां जाकर के इकोनॉमिक पैकेज ना बने कि ये हालचाल ना पूछा जाए। मैं भी किसी ट्रेन में बैठो, आप किसी फ्लाइट में बैठो, किसी रिश्तेदार से बात करो, किसी मित्र से बात करो, बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रहा है, तो कोई कहेगा 50 लाख का पैकेज में है, कोई कहेगा 1 करोड़ के पैकेज में है। ये जो पैकेज कल्चर है, इससे भारत के इतिहास संकट में आ जाएगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात। देश के सभी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी के हों, नॉलेज क्रिएशन की बात कहना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें भी खतरे की घंटी लगने लगी है कि अगर हमारे बच्चे नॉलेज क्रिएटर नहीं हुए तो देश का इतिहास फिर डगमगाएगा। और ये कैसे आएगा नॉलेज क्रिएटर का भाव? जब उन्हें वर्तमान की समस्याओं को विश्लेषण करने की सही क्षमता होगी, जब सोशल साइंस को ठीक से पढ़ेंगे हो, जब इतिहास की पूरी धारा को विश्व की और भारत की उसकी सही परिस्थिति के साथ, सही अवधारणा के साथ, आत्मा के साथ पढ़ेंगे, तब उन्हें लगेगा कि जब समय करवट बदलती है, धाराएं बदलती हैं, तो कौन सा समाज, कौन सा राष्ट्र किस कारण से प्रभावी हुआ और ऐसा क्या कारण था कि भारत प्राचीनतम संस्कृत होते हुए आज से लगभग 700 सालों पूर्व तक पूरी दुनिया का नॉलेज के प्रत्येक आयाम में नेतृत्व करता रहा। क्या कारण है कि 600-700 सालों में हम बिल्कुल ही एक पिछलग्गू समाज की तरह से चल पड़े? ये भी इतिहास से ही समझ में आए। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। आपको लगेगा ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि हमारा नॉलेज क्रिएशन का प्रवाह ठप हो गया, उसको पुनः कैसे पुनर्जीवित करें? और उसका एक कारण है 1835 का इंडियन एजुकेशन एक्ट, जिसने हमारे भारत की पूरी शैक्षणिक व्यवस्था के करिकुलम में, सिलेबस में, पेडागोजी में, असेसमेंट में, स्कूल कल्चर और एनवायरनमेंट में एक ऐसा विष डाल दिया कि भारत तो जादू टोनों का देश है, मदारियों का देश है, अज्ञानियों का देश है। यहाँ पर कोई ज्ञान सृजन नहीं हुआ और हमारी पुस्तकों में पूरे भारत की महिमा, पूरे भारत की सर्वोत्कृष्ट भारत का दर्शन सनातन का, उसकी दृष्टि को या तो टेक्स्ट बुक से बाहर कर दिया गया या अगर प्रवेश भी कराया गया तो उसको हीनतर दृश्य से देखने का सामर्थ्य विकसित करते हुए जैसे मनोबल गिर जाए बच्चों। तो एक आवश्यकता इसकी आवाज उठाई, बार बार लोगों ने उठाई। 19वीं सदी में भी महर्षि दयानंद ने उठाई, स्वामी विवेकानंद ने उठाई, महर्षि अरविंदो ने उठाई 20वीं सदी के प्रारंभ में, महात्मा गांधी ने उठाई, पंडित मदन मोहन मालवीय ने उठाई, और तमाम इस देश के हर प्रांतों के अनेक क्षेत्रीय शिक्षाविद, और आज भी आप में से भी अनेक लोग, किसी के अवचेतन में मन में है ये, और कोई अभिव्यक्त करके थोड़े थोड़े प्रयोग भारत की ज्ञान परंपरा को लाने का प्रयास अनवरत कर रहा है। और भारत की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, विद्या भारती है, चिन्मय मिशन ट्रस्ट है, रामकृष्ण मिशन है, विवेकानंद केंद्र है, ऐसे अनेक संस्थाएं हैं जो भारत की ज्ञान गौरव को बच्चों के मानस में आत्मबल में वृद्धि करने के लिए ऐसा संस्कार विकसित करना चाहते हैं कि भारत 21वीं सदी के अनुरूप आवश्यक टेक्नोलॉजी की दक्षताओं से युक्त हो, लेकिन उसकी दृष्टि भारत बोध में लगी हुई हो, भारत बोध से अभिसिंचित हो, भारत बोध से आप्लावित हो। और जब हम भारत बोध की बात करते हैं, वो किसी पंथ की बात नहीं कर रहे हैं। भारत बोध समग्र रूप से ज्ञात इतिहास के 5000 वर्षों में भारत में हुई सभी स्पंदनों, सभी हलचलों, सभी ज्ञान सृजन, सभी ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संचेतना के साथ जो राष्ट्र का
एक विकास क्रम है, उसको समझते हुए, और क्या ऐसा कारण है कि अनेक झंझावातों के बावजूद भी बेबीलोन खत्म हो गया, मिस्र की संस्कृति खत्म हो गई, अवेस्ता और जुरथुष्ट की संस्कृति खत्म हो गई, ग्रीक यूनान की मूल संस्कृति खत्म हो गई, दूसरी संस्कृतियों ने वहां अपना वर्चस्व कायम कर लिया, लेकिन अनेक झंझावातों के बावजूद भी भारत की संस्कृति में ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन सी वाइटलिटी है जिसकी वजह से हम अभी भी एक जीवंत संस्कृति के रूप में हमारी विद्यमानता है। और अगर 190 वर्षों में शिक्षा के माध्यम से उसके नष्ट करने के प्रयास के बावजूद भी अभी चेतन या अवचेतन में प्रत्येक भारतीय के मन में ये कसक है कि भारत की शिक्षा भारत बोध के साथ अभिसंचित क्यों नहीं है। और उसी दृष्टि को एक स्वर देने के लिए पूज्य स्वामी रामदेव जी ने विगत 15 वर्षों से विभिन्न सरकारों के सामने खड़ा करते रहे और उनके संकल्प को ही साकार किया। वर्तमान में संस्कृत प्रेमी जो भारत सरकार है उसने उस पर गौर किया और उनके पुरुषार्थ का परिणाम है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड को एक नई दृष्टि के साथ कि भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ आधुनिक शिक्षा को, आधुनिक सामर्थ्य को कैसे गढ़ा जाए, इसके लिए एक उन्होंने वैधानिक बोर्ड खड़ा किया। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय भारत सरकार का भूरि भूरि अभिनंदन पूरे भारतीय समाज को करना चाहिए, क्योंकि उसको एक साकार स्वरूप दिया उन्होंने। अब आप कहेंगे कि अभी एक चर्चा कर रहे थे कि हमसे कोई कह रहा था बाहर कि एक्स्ट्रा करिकुलर समाप्त हो गया। बहुत सारे लोग ये भी कहने लगे कि भाई बहुत सारी बातें जो हैं अवधारणा के विषय में आम आदमी कैसे समझेगा। मुझे लगता है अनिल शर्मा जी के मन में भी एक कौतूहल होगा। लेकिन कोई भी आम बात भी दृष्टि के गर्भ से ही निकलती है, दर्शन के गर्भ से ही निकलती है। जैसे आप कहते हैं ना, कोई अगर नाराज होता है तो कहते हैं क्यों आपा खो रहे हो। अब इसकी दृष्टि कहाँ है? इसकी दृष्टि है पतंजलि योग दर्शन, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। अगर बच्चे को नहीं मालूम होगा कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि जो कहे थे उसका ठेठ रूप है ये, तो आप शिक्षाविद हैं, आपको पूरी दृष्टि समझनी होगी। आप कोई फॉलोअर नहीं है कि मैं कह दूं भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ जाओ और अब जुड़ जाएंगे। मैं नहीं चाहता ऐसे जुड़ें। आप भारतीय शिक्षा बोर्ड की संपूर्ण अवधारणा को समझें और जो भगवान बुद्ध कहते थे अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, जब आपके अंदर का दीपक, आपके अंदर की चेतना अगर वो देदीप्यमान होती है और आपको लगता है कि हाँ भारत की शिक्षा में भारत बोध होना चाहिए, भारत होना चाहिए, भारत समर्थ रूप में दिखना चाहिए और ऐसा भारत दिखना चाहिए जो विश्व का नेतृत्व करे 21वीं सदी में, तब भारतीय शिक्षा बोर्ड को स्वीकार करिएगा।